हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्लस। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस है। और साइंस का चैप्टर है, पहला चैप्टर है फसल उत्पाद एवं प्रबंध। और ये चैप्टर का हम पूरा प्रश्न उत्तर को हल करने वाले हैं। आपको बढ़िया से देखना और एक पॉइंट को समझना है हम क्या बताने वाले हैं। बढ़िया से देखना और कॉपी लेके बैठ जाइए और एक एक प्रश्न को क्या करना है, प्रश्न के साथ उत्तर को भी उतारिएगा। ठीक है, चलिए हम हल करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसमें आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमको कहता है यह उचित शब्द को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति। यहाँ हमको शब्द दिया हुआ, तैरना दिया हुआ, जल दिया हुआ, फसल दिया हुआ, तैयारी दिया हुआ है ना। और हमको यही से क्या करना है, खाली जगह को भरना है। और यहाँ पहला नंबर में दिया हुआ कौन नंबर, एक स्थान पर एक ही प्रकार के, क्या दिया हुआ है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। देखिए यही से हमको देना, तैरना कहेंगे, जल कहलाएंगे, फसल कहलाएंगे। यहाँ राइट आंसर क्या आएगा, फसल। क्या कहलाएंगे, फसल कहलाएंगे। उसी तरह ख नंबर है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या करना होता है। कोई भी फसल उगाने के लिए प्रथम चरण मिट्टी की क्या करना, उसकी तैयारी करना पड़ता है ना, जुताई करना पड़ता है। तो इसको क्या देंगे, तैयारी। यहाँ क्या दिया हुआ है, तैयारी, तैयारी करना होता है, तैयारी, तैयारी करना होता है। उसके बाद गौ नंबर में आता है, प्रश्न है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश डैश लगेंगे। क्षतिग्रस्त जो बीज खराब होता है, अगर जल में डालते हैं तो वो बीज क्या होता है, जल की सतह पर तैरने लगता है। ये बढ़िया से हम बता चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें तैरने लगता है। देखिए ये वाला प्रश्न का उत्तर ये रहेगा, तैरने लगता है, तैरने लगता है। और घ नंबर में है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या हमारा बचा हुआ, जल तथा खनिज लवण। अच्छा यहाँ नहीं दिया, जल तथा खनिज लवण का आवश्यक होता है। जल मिट्टी से, जल तथा खनिज लवण, खनिज लवण की क्या होता है, आवश्यकता होती है। ये हो गया। अब आ जाते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इसमें, देखिए दिया हुआ अगला प्रश्न क्या है, दूसरा नंबर, कॉलम ए में दिए गए शब्द को मिलान कॉलम बी से कीजिए। ये कॉलम ए हो गया हमारा और ये क्या है, कॉलम बी है। इसको हमको क्या करने कहता है, मिलाने कहता है। खरीफ फसल, खरीफ फसल किस में आएगा, देखिए मवेशियों की चारा, ये नहीं आएगा। यूरिया सुपर फास्फेट, ये भी नहीं आएगा। पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष, ये भी नहीं आएगा। खरीफ फसल हमारा क्या आएगा, ई नंबर, ई हो गया हमारा। उसके बाद आ जाते हैं अगला प्रश्न, क्या है, रबी फसल। रबी फसल हमारा क्या है, इसमें गेहूं चना मटर है ना, तो गेहूं चना मटर में मिला दिए। और क्या है हमारा, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक है यूरिया एवं सुपर फास्फेट, ये हो गया। और कार्बनिक खाद, कार्बनिक खाद हमारा क्या है, कार्बनिक खाद में आएगा हमारा, एक कलर ले लेते हैं, कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद में हमारा आ जाएगा पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप, ये कार्बनिक खाद आ गया है ना। अब इसमें एक ऑप्शन बचा हुआ है, क्या, मवेशियों का चारा। देखिए ये तो जितना था वो तो मिला दिया, ये एक्स्ट्रा दे दिया हमारा किताब में, तो इसको हम कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना, बाकी ये मिला दीजिए। एक नंबर का क्या आएगा, एक नंबर का आ जाएगा ई नंबर, दो नंबर का आ जाएगा, दो नंबर का डी नंबर आएगा, तीन नंबर का आ जाएगा बी नंबर, और चार नंबर का हमारा सी नंबर हो जाए। इसको बढ़िया से उतार लेना है, समझ में आ गया। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आएगा, हम यहाँ नंबर देते हैं, एक नंबर का क्या आ जाएगा, इधर हम उतार देते हैं, एक नंबर का ई नंबर, दो नंबर का क्या है हमारा, डी नंबर है, दो नंबर का, ठीक। उसके बाद तीन नंबर का हमारा क्या है, तीन नंबर हमारा है डी नंबर, चार नंबर का हमारा क्या है, चार नंबर में है पशु, सी नंबर है ना। बढ़िया से इसको उतार लेना है, कैसा कौन सा है। अब आ जाता है अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित के दो दो उदाहरण दीजिए। हमको कहता है इसका दो दो गो उदाहरण देने के लिए कह रहा है, तो दो दो गो उदाहरण हम दे देते हैं इसका। खरीफ फसल, कहता है खरीफ फसल का दो गो उदाहरण देना है, तो दो गो उदाहरण क्या, एक धान हो गया, एक क्या हो गया, मक्का, ये हो गया। अब फिर इसी तरह खोन में कहता है रबी फसल का दो गो उदाहरण देना है, तो क्या हो जाए, एक गेहूं है और ये क्या है, सरसों है, ये भी हो गया। अब आते हैं चार नंबर प्रश्न पर, क्या कहता है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। एक एक पैराग्राफ लिखने कहता है, कौन नंबर, मिट्टी तैयार करना, इसका एक पैराग्राफ लिखना है। हम बहुत ही आसान और अपनी भाषा में लिखकर लेके आए हैं, इसको बढ़िया से आपको नोट बनाना है। पहला नंबर में है यहाँ पे मिट्टी तैयार करना। ये क्या है, ये फसल उगाने का प्रथम चरण है। क्या है, फसल उगाने का क्या है, प्रथम चरण है हमारा, मिट्टी तैयार करना। इसमें मिट्टी को पलटा जाता है और पोला बनाया जाता है। इससे
जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है और पोलेपन के कारण मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है, जो मिट्टी में ह्यूमस में क्या मिलते हैं। आपसे एक प्रश्न है, इसको तो आपको नोट करना ही है। और किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा। क्या किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, ये हो गया। इसको बढ़िया से आपको नोट कर लेना है। अब आ जाते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, बुआई। उसी में कहता था पैराग्राफ जो लिखने कहता है, तो कौन नंबर बता दिए। उसके बाद ख नंबर में क्या है, बुआई। अब बुआई कहता है मिट्टी तैयार करने के बाद खेत में बीज डालना बुआई कहलाता है। मिट्टी तैयार करने के बाद क्या होता है, खेत में हम क्या कहते हैं, बीज डालते हैं ना, बीज डालते हैं। बीज डालना बुआई कहलाता है। इसके लिए साफ और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। बुआई के लिए सीड ड्रिल या पारंपरिक औजारों का उपयोग होता है ताकि बीज उचित गहराई और समान दूरी पर रहे। ये हो गया हमारा किसका, बुआई का पैराग्राफ हो गया। अब इसी तरह ख नंबर हो गया। उसके बाद क्या है, गौ नंबर। गौ नंबर में क्या कहता है, निराई। निराई क्या है, इसका एक पैराग्राफ लिखना है। देखिए क्या है, खेत में फसल के साथ कुछ अवांछित यानी फालतू का पौधा उग जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। इन पौधों को हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। ये जरूरी है क्योंकि खरपतवार फसल के हिस्से का जल और पोषक तत्व सोख लेता है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर खरपतवार को हम खेत से नहीं हटाएंगे तो हमारा फसल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसको हटाना क्या है, बहुत ही जरूरी है। क्या, खरपतवार। खरपतवार किसे कहते हैं, ये भी बताते हैं। फसल के साथ अन्य अवांछित पौधे उग जाने को ही हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। अब आ जाते हैं अगला। अगला क्या है, घ नंबर में हमारा क्या, थ्रेसिंग। सॉरी क्या हो गया जी, थ्रेसिंग है ना। क्या है, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग इसको हम बढ़िया से ले लेते हैं, थोड़ा यह मिस्टेक हो गया है ना। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग दिखाई दे रहा होगा बढ़िया से, ठीक। थ्रेसिंग ये है। इसका हमको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना था थ्रेसिंग का। थ्रेसिंग का एक पैराग्राफ लिखना है, तो इसको हम लिख देते हैं बढ़िया से। क्या है, काटी गई फसल से दानों यानी बीजों को भूसे से अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। ये कार्य कंबाइन मशीन द्वारा भी किया जाता है, थ्रेसिंग, जिसको हम लोग अपना भाषा में क्या बोलते हैं, मलना बोलते हैं। जैसे धान को मलते हैं ना, गेहूं को मलते हैं, मकई को मलते हैं ना। अभी तो मक्का का सीजन है, जानवर कहते हैं सबके दरवाजे में मक्का वगैरह मलने का सिस्टम लगा। वहां से क्या होता है, एक मशीन आता है मक्के मलने वाला, क्या कहते हैं, मक्के का बीज को अलग करता है, उसका भूसा वगैरह को क्या करता है, अलग करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं ना। यह सब बढ़िया से ले दे। काटी गई फसल है ना, पहले मक्का को हम क्या करते हैं, काटते हैं। काटी गई फसल से दानों यानी बीजों को भूसे से अलग करने की विधि, जैसे हम जो मक्के अभी मलते हैं तो क्या कहते हैं, भुट्टा से क्या कहते हैं, बीजों को अलग करते हैं, है ना। बीजों को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। बढ़िया से समझ गए होंगे। ये कार्य कंबाइन मशीन के द्वारा भी किया जाता है ना। ये कार्य क्या कहता है, कंबाइन मशीन के द्वारा भी हम लोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर आ जाते हैं। हमारा अगला क्या है, अगला है हमारा, अरे यार क्या हो गया, हाँ सॉरी, क्या है, 5 नंबर में हमारा है क्या, इसमें आ जाते हैं। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। हमको स्पष्ट करना है उर्वरक जो है वो खाद से किस प्रकार से भिन्न है। इसको हम स्पष्ट कर देते हैं कैसे भिन्न है। चलिए देखिए, एक तरफ लिख देना है क्या, उर्वरक, दूसरी तरफ हमको क्या लिखना है, खाद लिखना है। कॉपी में जितना बढ़िया से सजा सकते हैं, जैसे कि आप लोग जितना प्यारा है उसी तरह कॉपी को भी प्यारा बना के सजाना है, ठीक है। इसको नोट बनाना है, जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे नोट से करना है। एक तरफ क्या लिखना है, उर्वरक लिखना, दूसरी तरफ क्या लिखना है, खाद लिखना। और उसके बाद एक एक पॉइंट को देना है। नंबर 1, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक जो है ये क्या है, मानव निर्मित लवण है। इसको मानव ने बनाता है। इसको हम जैसे आदमी क्या करते हैं, उर्वरक को बनाते हैं, लेकिन खाद हम लोग नहीं बनाते हैं, वो प्रकृति का दिया हुआ खाद होता है। जैसे देखिए, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है ना। देखे होंगे हम लोगों का मम्मी पापा जो लोग खेती वगैरह करते हैं तो क्या कहते हैं, गोबर वगैरह को एक बड़ा सा ढेरी बनाता है, उसको फिर काट के क्या कहते हैं, खेत में डालते हैं, है ना। वही हो गया हमारा खाद हो गया। दूसरा नंबर में हमारा क्या कह रहा है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होते हैं। उर्वरक का उत्पादन हम लोग कहाँ बनाते हैं, फैक्ट्रियों में बनाते हैं। लेकिन खाद हम लोग कहाँ बनाते हैं, घरों एवं खेतों में बनाते हैं खाद। वही क्या, खाद खेतों में बनाई जा सकती है। ये हो गया। तीसरा पॉइंट है हमारा, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। उर्वरक जो वो खाद डालते हैं वो केमिकल से बनता है, उससे क्या होता है, ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। जबकि क्या होता है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में क्या होता है, ह्यूमस प्राप्त होती है। ये हो गया। अब आ जाते हैं चौथा नंबर में, क्या कहता है,
उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होती है। उसी तरह खाद में क्या है, पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होती है। ये हो गया। अच्छा हाँ, अब इसमें आपको एक प्रश्न बता दे रहे हैं कि खाद ज्यादा बेस्ट हुआ कि ना ज्यादा उर्वरक बेस्ट हुआ। आपको कमेंट में बताना है इसका क्या खेत में क्या डालने से क्या होगा, सही होगा फसल हमारा। चलिए इसको कमेंट में जल्दी बताइए जल्दी। ठीक, अब आ जाते हैं अगला प्रश्न की ओर। नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाले दो विधियों का वर्णन कीजिए। कह रहा है सिंचाई किसको कहता है और सिंचाई का ऐसा विधि बताइए जिसमें जल क्या हो हमारा बचे, जल नष्ट नहीं हो। तो उसको कैसे हम बताएंगे, क्या कहता है, निश्चित समय अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। क्या खेत में हम बार बार पानी देते हैं, जब मन हुआ तब डालते हैं, नहीं, कोई एक निश्चित समय होता है उसमें हम क्या कहते हैं, खेत में पानी डालते हैं। ऐसा थोड़े बारिश का भी पानी लग गया, नहीं, बारिश का पानी हमको नहीं चाहिए, हमको अलग से पानी देना ही तब सिंचाई, ऐसा नहीं होता है। कोई निश्चित समय होता है उसमें हम खेत में क्या करते हैं, पानी डालते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। क्या लिखे हैं, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल बचाने वाले दो आधुनिक विधियां निम्न है। और कहता है जल बचाने वाला दो विधि का भी नाम बताए, किस प्रकार से हम सिंचाई करें जो जल बचे हमारा। तो इसमें आया है पहला नंबर में लेके क्या है, छिड़काव तंत्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि में नलों के ऊपर घूमने वाला, इस विधि में क्या है, नलों के ऊपर घूमने वाला एक नोजल लगे होते हैं। जब पंप से पानी भेजा जाता है तो ये वर्षा की तरह पौधों पर गिरता है। ये रेतीले मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी होता है। ये रेतीले मिट्टी के लिए क्या होता है, बहुत ही उपयोगी होता है। और आ जाते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर में क्या है, ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इसमें जल पाइपों के माध्यम से सीधे पौधों के जड़ों में बूंद बूंद करके गिरता है। इसमें पानी बिल्कुल व्यर्थ यानी बेकार नहीं जाता है ना। ये फलदार पौधों के लिए सबसे अच्छा है। ड्रिप तंत्र में क्या होता है, जहाँ पौधे का जड़ है वहाँ पाइप का छोटा सा छिद्र होता है, वहां से क्या होता है, बूंद बूंद करके पानी गिरता है। ये हमारा क्या हो गया, ड्रिप तंत्र हो गया। अब आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसमें आ जाते हैं। 7वां नंबर प्रश्न में आ गया है अभी हम, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। कहता है अगर गेहूं को खरीफ ऋतु में हम बोए तो क्या होगा। देखिए पहले नंबर तो गेहूं हमारा क्या रबी फसल है, और कहता है कि नहीं गेहूं को हमको खरीफ ऋतु में हम उगाएंगे तो क्या होगा। अब इसको बारे में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में बोया जाए तो प्रतिकूल तापमान, अधिक वर्षा और कीटों के कारण फसल का उत्पादन या तो बहुत कम होगा या पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। इसीलिए फसलों को उनके अनुकूल मौसम के अनुसार ही बोना चाहिए, है ना। देखिए अगर कोई फसल को हमको क्या कहता है, अधिक पानी की आवश्यकता होती है, किसी को कम पानी की आवश्यकता होती है। अगर जिसको अधिक पानी की आवश्यकता होगी उसको कम पानी वाला मौसम में उसको बो दें तो होगा वह फसल, नहीं होगा, है ना। उसी तरह जिसको पानी की आवश्यकता नहीं होगी उसको हम वर्षा ऋतु में बो देंगे तो होगा, नहीं ना होगा। वही इसमें कह रहा है। अब आ जाते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। 8वां नंबर में कह रहा है खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। कह रहा है खेत में लगातार फसल उगाते जाए तो क्या होगा, व्याख्या करने का, तो हमको बताइए। तो इसको बताने के लिए हम लेके आया बढ़िया से लिखकर, पोषक तत्वों की कमी। पहला नंबर में क्या है, पोषक तत्वों की कमी आ सकती है, यानी मिट्टी से नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे जरूरी तत्व खत्म हो जाते हैं जिससे मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। दूसरा नंबर में क्या है, मिट्टी की गुणवत्ता। मिट्टी क्या होता है, सख्त हो जाती है और इसकी पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती है। ये हो गया। अब तीसरा नंबर में हमारा क्या है, पैदावार में गिरावट। यानी पैदावार में गिरावट क्या है, मिट्टी की शक्ति कम होने के कारण फसलों की बढ़त क्या होता है, बढ़त रुक जाती है और पैदावार क्या हो जाती है, घट जाती है। ये हो गया। अब आ जाते हैं चौथा नंबर में हमारा क्या कह रहा है कीट और बीमारियां। मिट्टी में हानिकारक कीड़े और बीमारियां लंबे समय तक बने रहते हैं। ठीक, ये हो गया बढ़िया से, इसको भी उतार लेना बढ़िया से। अब आ जाते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा क्या कहता है, 9वां नंबर प्रश्न। ये 8 हो गया हमारा, 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर में क्या कह रहा है, खरपतवार क्या है, हम इनका नियंत्रण कैसे करते हैं। खरपतवार किसको कहता है, फसल के साथ अन्य अवांछित पौधे को उग जाने को ही क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। जैसे अगर हम धान का फसल लगाए उसमें अलग अलग जंगल भी उग जाए, क्या वो हमारा फसल होगा, नहीं ना होगा, वो क्या हो जाएगा, खरपतवार हो जाएगा, यानी वो खराब पौधे उग जाएगा। तो उसी को हम यहाँ लिख के आए, खेत में मुख्य फसल के साथ, यानी जो फसल हम उगाते हैं वो फसल के साथ अन्य पौधे उग जाते हैं ना, अन्य भी पौधे, घास वगैरह जिसको हम बोलते हैं वो उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार यानी वीड्स कहते हैं। ये पौधे मुख्य फसल के साथ धूप, पानी,
जगह और पोषक तत्वों के लिए मुकाबला करते हैं, जिससे फसल की पैदावार क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और खरपतवार को हटाने या नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं। और खरपतवार को कैसे हटाते हैं उसका अलग अलग विधि है। नंबर 1 में है क्या, निराई यानी गुड़ाई जिसको कहता है, और इसी को हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं, कमाई, है ना, इसको क्या बोलते हैं, कमाई। निराई करते हैं 1 नंबर में। उसके बाद रसायनों का भी उपयोग करते हैं खरपतवार को हटाने के लिए। और रसायनों का उपयोग ये क्या होता है इसको भी समझा देते हैं। जैसे खेत में क्या करता है, दवाई डालता है, जंगल मरा, जिसको हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं, जंगल मरा दवाई डालता है। क्या होता है, जंगल का पूरा जल जाता है, खत्म हो जाता है उसको, है ना। क्या होता है, रसायनों का उपयोग होता है। तीसरा नंबर में क्या है हमारा, जुताई। और जुताई के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, जंगल को खत्म करते हैं। जब जुताई करते हैं तो क्या होता है, जड़ समेत जंगल क्या हो जाता है, उखड़ जाता है। तो इससे भी क्या होता है, ये नष्ट हो जाता है। ये हो गया। अब आ जाते हैं हमारा अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है, 10 नंबर में, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र उगा, ये अलग अलग दिया हुआ, जैसे उल्टा पुल्टा दे, 1 नंबर के यहाँ वो यहाँ उल्टा है, इसको हमको क्या करना है, सजाना है। तो पहला नंबर में हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या, फसल को चीनी मिल में भेजना। क्या फसल उगने से पहले चीनी मिल में भेज देंगे, नहीं ना। पहले हम फसल उगाने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा उसको देखना है। सबसे पहले क्या होता है, हाँ, सबसे पहले होता है खेत की जुताई करना या मिट्टी तैयार करना, है ना। 1 नंबर में तो मिट्टी तैयार करना। दूसरा नंबर में है क्या, खेत की जुताई करना। खेत की जुताई करके मिट्टी तैयार करना होता है। उसके बाद जाते हैं किसमें, बुआई करते हैं, है ना। जुतने के बाद क्या करते हैं, बुआई करते हैं। ये हो गया तीसरा नंबर। बुआई करने के बाद हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। ये हो गया चौथा नंबर। सिंचाई करने के बाद हम क्या करते हैं, खाद देते हैं, है ना। 5वां नंबर में ये आ जाएगा, खाद। खाद देने के बाद क्या कहते हैं, ये फसल बड़ा हो जाता था, हम क्या कहते हैं, काट लेते हैं। काटने के बाद तब हम क्या करते हैं, फसल को चीनी मिल में भेज देते हैं। ये हो गया 7वां नंबर में। ऐसे हम इसको क्या कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप तैयार करते हैं, तब कहाँ भेजते हैं, फसल को चीनी मिल में भेज देते हैं। ये हो गया। अब आ जाते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, ये हो गया 11वां नंबर प्रश्न। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहली को पूरा कीजिए। ये पहली दिया हुआ है, इसको पूरा करने का था। देखिए, इसको बढ़िया से पढ़ के कैसे देते हैं, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। पहले बात यहाँ देखिए, पहले को पूरा कीजिए, ऊपर से नीचे की ओर। पहले कहता ऊपर से नीचे की ओर तैयार कीजिए। फिर उसके बाद कह रहा है बाएं से दाईं ओर, कहता बाएं से दाईं ओर तैयार करना। इसको बढ़िया से जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे इसका ऑप्शन है। जैसे फसल सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, कहता है सिंचाई का ऐसा तरीका बताए, कोई पारंपरिक तरीका बताए, ऊपर से नीचे की ओर। देखिए खोजेंगे, यहाँ रो है, यहाँ हो तो राइट, राइट हो गया, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद क्या, बड़े पैमाने पर फालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। ये क्या होगा, इसको बढ़िया से पढ़ के आप करते हैं, हम डायरेक्ट बता देते हैं क्या होगा, ठीक। 2 नंबर में हम देते हैं पशुपालन। थोड़ा इसको छोटा करते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा लिखा जाता है ना। क्या, पशुपालन, पशुपालन हो गया। उसके बाद ये रबी हो गया। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं खरीफ, खरीफ हो गया। ये फसल हो गया, है ना, फसल हो गया। उसके बाद उर्वरक, उर्वरक हो गया। यहाँ से कटाई आ जाएगा और उसके बाद यहाँ बुआई आ जाएगा, बुआई हो गया। एक भी घर खाली ना रहा, इसको बढ़िया से इसी प्रकार से बना लेना है। चलिए अब आ जाते हैं, और नहीं है प्रश्न, हमारा प्रश्न इतना ही था। ये सारा हो गया, जितना था सारा हम एक एक बता दिए हैं। इसको बढ़िया से नोट करना और याद कर लेना है, एग्जाम में पूछा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इस पूरा चैप्टर को लेके आ गए, इसी प्रकार से आप सेकंड चैप्टर भी लेके आएंगे। उसके लिए तो क्या होगा, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हमारे पास बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।